हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज डेली न्यूज एनालिसिस। तो आज के न्यूज़पेपर, दोनों न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो इस साल के क्लैट एलेट के लिए इंपॉर्टेंट है या अदरवाइज अपडेट होना रिक्वायर्ड है, उन न्यूज को हम कवर कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। पहली न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऑर्डर को रिकॉल करा है, विच इज टॉकिंग अबाउट a post facto environment clearance. So if some of you remember कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियरली लेट डाउन कर दिया था कि अगर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसको इनिशिएट करने से पहले एक एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करना कंपलसरी था, अगर वो EIA नहीं करा जाता है एंड उसके बाद में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को इनिशिएट कर देती है या प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उसको अगर अलाउ कर दिया जाता है तो बाद में EIA नहीं हो सकता है। ओके, विच मीन्स कि अगर प्रोजेक्ट इनिशिएट पहले हो चुका है एंड उसके बाद में अगर EIA होता है तो ये एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नहीं दी जा सकती है और ये प्रोजेक्ट आप आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। तो होता यह है कि आपने EIA कंडक्ट कराया, उसके बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया और लेट्स से कि उस EIA के अंदर में कुछ पर्टिकुलर वहां पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज है या कुछ पर्टिकुलर उसमें गलत चीजें हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी के प्रोविजंस है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यहां पे EIA का एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद में क्लियरेंस जो है वो मिल ही नहीं सकता है, तो पेनल्टी इज ऑल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहां पे जो गवर्नमेंट है उसने ये देखा कि अगर ये पर्टिकुलर रूलिंग यहां पे सुप्रीम कोर्ट की अप्लाई करी तो गवर्नमेंट का जो बहुत सारा पैसा अलग अलग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में है, नॉट जस्ट गवर्नमेंट या पब्लिक का पैसा बट इवन बहुत सारा प्राइवेट कंपनीज का पैसा है, वो आपका पूरा का पूरा डूब जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप EIA क्योंकि आप यहाँ पे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अप्रूव ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर में रिव्यू पिटीशन डाली एंड अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पर्टिकुलर जजमेंट को यहां पे रिकॉल कर लिया है, ओवररूल कर दिया एक तरीके से। ओके, बट एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि ये जो पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉल कराया अपना जजमेंट, रिकॉल करने का मतलब होता है कि एक बार का उस जजमेंट को एक बार का नॉन इंप्लीमेंटेबल बना दिया है और उसकी जगह अब दूसरा जजमेंट आएगा। तो यहां पे आपको याद रखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट जब भी इस तरीके से ओवररूल करता है, दैट इज स्पेसिफिकली फॉर दैट जजमेंट ओनली। ओके, विच मीन्स कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ही कोर्ट अलाउ कर रहा है, ये कोई पर्टिकुलर रूलिंग नहीं लेट डाउन करी गई है कि आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी आप एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है हमारे लिए कि भाई गवर्नमेंट अगर आपका सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को रिकॉल भी करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल लेट डाउन कर रहा है। दिस इज अ वन टाइम जजमेंट ओनली, जिसके अंदर में जो इस पर्टिकुलर केस में जो प्रोजेक्ट्स इन्वॉल्व थे उनको ये क्लियरेंस अलाउ करी जा रही है, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई करा है कि इन फ्यूचर अगर आप किसी प्रोजेक्ट को एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देते हो तो वो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। ओके, तो ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ओके, तो यहां पे मैं आपको एक बार का इसका कंटेक्स्ट बता देता हूं। द कंटेक्स्ट इज कि आपका जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में EIA का नोटिफिकेशन आया था 2006 में, और EIA एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो क्लियरली ये कहता है कि भाई आपको प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले ये EIA कंडक्ट कराना कंपलसरी है। ओके, और ये EIA किस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है? ये बेस्ड है जो एनवायरमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स, जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और थर्ड इज योर पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। अब ये तीनों पर्टिकुलर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ये आपको समझ में आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जजमेंट अब आया तो ये अगली साल के काम का है, ये प्रिंसिपल बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ये इस साल भी काम के हैं। जैसे कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की, कि फॉर एग्जांपल कि अगर ये प्रोजेक्ट होता है तो वी आर नॉट श्योर, साइंस इज नॉट क्लियर विद रिगार्ड टू कि इसका एनवायरमेंट पे इंपैक्ट क्या होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर श्योरिटी नहीं है तो भी हमें उस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं करना चाहिए।
Why? Because the chances are कि अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव होता है और उससे एनवायरमेंटल डैमेज होता है तो शायद वो डैमेज जो है उसको आप वापस से कहीं भी कंपनसेट नहीं कर पाओगे। तो ये है एक्चुअल में प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल कि अगर साइंटिफिक सर्टेनिटी नहीं है तो वी शुड बी प्रिकॉशनरी इन आवर स्टांस एंड हमें यहां पे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आगे मूव नहीं करना चाहिए। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि भाई जो भी आप डेवलपमेंट करो वो एनवायरमेंटल कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। और तीसरा है पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन ये होता है कि भाई जो गवर्नमेंट है जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पब्लिक के ट्रस्ट में अपने पास में रख बैठी। ओके तो जो एनवायरमेंट है या जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट पब्लिक के या पब्लिक ने ट्रस्ट में गवर्नमेंट को दिया हुआ है। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट उनको सेफगार्ड करे। तो जब हम EIA टाइप की पॉलिसीज लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक चेक इन बैलेंसेस का तरीका है कि यहाँ पे जो अथॉरिटीज हैं वो अपने इस पावर को मिसयूज ना करें और पब्लिक ट्रस्ट को मेंटेन करें। ओके तो ये डॉक्ट्रिन जो होती है ये डॉक्ट्रिन हमारे एनवायरमेंटल लॉ में भी अप्लाई होती है और कोर्ट्स ने हमेशा ये क्लियर करा है कि कमेंसमेंट के पहले आपको ये इकोलॉजिकल क्लियरेंस EC या EIA आपको करना रिक्वायर्ड होता है। ठीक है तो फिर मई 16 24 का जजमेंट है जो पुराना जजमेंट है जिसको रिकॉल करा गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि रेट्रोस्पेक्टिव अगर आप यहाँ पे एनवायरमेंटल क्लियरेंस करते हो इकोलॉजिकल क्लियरेंस देते हो ये ग्रॉस इलीगैलिटी है और ये EIA नोटिफिकेशन को एनवायरमेंटल लॉस को यहाँ पे वायलेट करता है। तो सुप्रीम आपकी गवर्नमेंट ने क्या करा था 2017 में एक नोटिफिकेशन निकाला 2021 के अंदर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर निकाला जिसके अंदर में गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से सिचुएशंस क्रिएट करी कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस कर सकती है। तो यहां पे इस पर्टिकुलर ऑर्डर को नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल माना नॉन इंप्लीमेंटेबल माना एंड इट क्लैरिफाइड कि आप रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं कर सकते हो बिकॉज यहां पे आप क्या कर रहे हो आप उन लोगों को शील्ड कर रहे हो जो एनवायरमेंटल लॉस को वायलेट करना चाहते हैं। ओके तो यहां पे ऑर्डर दैट इलीगल प्रोजेक्ट कुड नॉट बी रेगुलराइज्ड मेयरली बाय पेइंग पेनल्टीज। सो जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है EIA में तो आप उसमें पेनल्टी पे करके उसको करेक्ट करा सकते हो। बट यहां पे क्या बोला है कि अगर आपने EIA ही डी फैक्टो पोस्ट फैक्टो कराया है तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में इवन बाय पेइंग पेनल्टीज आप उसको करेक्ट नहीं कर पाओगे। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा है हेल्ड कि भाई डिमोलिशन अगर इन स्ट्रक्चर को डिमोलिश करा जाता है तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में नहीं है और देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स को एनवायरमेंट को और हमारे पब्लिक प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट करें सो दैट हम यहाँ पे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की साइड जा सके। बट एट द सेम टाइम कोर्ट हैज क्लैरिफाइड कि दिस इज अ वन टाइम मेजर और इसको आप एक प्रिंसिपल की तरह मत मानना कि अब से एक्स पोस्ट फैक्टो अप्रूवल करे जा सकते हैं। ओके यूजुअली ये बोला है कि रेट्रोस्पेक्टिव क्लियरेंस आप एक्सेप्शनल केसेस में दे सकते हो। हाउएवर यहाँ पे एक जज ने बहुत इंपॉर्टेंट डाइसेंटिंग ओपिनियन दिया है अराउंड 100 पेज का डाइसेंट दिया है उन्होंने कि व्हाई ही डज नॉट एग्रीज विद द मेजॉरिटी जजमेंट। और इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे कोर्ट जो है वो बैक ट्रैक कर रहा है ऑन फंडामेंटल एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स। ये जो पर्टिकुलर रिकॉल है इट लुक्स लाइक फेवरिंग वायलेटर्स एंड वीकनिंग एनवायरमेंटल रूल ऑफ लॉ स्ट्रेस दैट रेट्रोस्पेक्टिव ECs वायलेट द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डॉक्ट्रिन। तो यहाँ पे व्हाट ही सेइंग इज कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे आपका पब्लिक मनी इन्वॉल्व है इसका रेट्रोस्पेक्टिवली एनवायरमेंटल क्लियरेंस करने से हमारा जो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है और इससे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट हो रहा है कि डेवलपमेंट की या एनवायरमेंट को हम इंफीरियर मानते हैं व्हेन इट कम्स टू डेवलपमेंट या फिर डेवलपमेंट जो है वो हमारे लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू योर पर्टिकुलर एनवायरमेंट। Okay, however, he has said कि भाई it is all about balancing. तो yes, development is important, environment is also important. So the solution is कि sustainable development होना चाहिए और जितने भी हमने environmental के norms create करे हैं उनको हमें follow करना चाहिए। Okay, so this is what he has said in his dissenting opinion. नेक्स्ट पे आ जाते हैं। सो एक बहुत ही फेमस माओइस्ट लीडर जो था टॉप माओइस्ट लीडर हिडमा करके हिज फुल नेम इज
हिज फुल नेम इज माधवी हिडमा। तो माधवी हिडमा को यहाँ पे जो सीआरपीएफ है और बाकी ज्वाइंट पुलिस फोर्सेस है उन्होंने एक पर्टिकुलर इनकाउंटर में बेसिकली उसको मार दिया है। और इस पर्टिकुलर केस के अंदर में वापस से नक्सलिज्म का जो इश्यू है वो वापस से आ चुका है। तो नक्सलिज्म हम कई बार पढ़ चुके हैं, क्लैट स्टूडेंट्स के मटेरियल में नक्सलिज्म बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बट स्टिल आई वुड वांट कि हम एक बार का रिवाइज कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। सो नक्सलिज्म जो है इट इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी जो आपकी इंस्पायर्ड है फ्रॉम दी चाइनीज कंसेप्ट, चाइनीज डॉक्ट्रिन ऑफ योर माओइज्म। ओके, सो चाइना की जो माओइज्म है, नक्सलिज्म इज सेम एज माओइज्म, इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ माओइज्म। तो माओइज्म इसलिए बोला जाता है बिकॉज माओ सी तुंग ने यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन दिया था, विच बेसिकली मीन्स कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है इट्स अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच पीपल टू एक्सप्लॉइट द पुअर, इसलिए वी नीड टू डू अ आर्म्ड रेवोल्यूशन। ओके, और उसी को हमने इंडिया में नक्सलिज्म नाम दिया। वाई योर माओइज्म बिकेम नक्सलिज्म इन इंडिया? बिकॉज इट ओरिजिनेटेड इन द नक्सलबारी पर्टिकुलर विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो 1967 के अंदर में नक्सलबारी विलेज के अंदर में आपका इस टाइप से ये नक्सलिज्म इनिशिएट हुआ था। इट वाज लेड बाय टू नक्सलाइट्स नोन एज चारू मजूमदार एंड कानू सान्याल। चारू मजूमदार इज कंसिडर्ड एज द मेन आइडियोलॉग जिसने आइडियोलॉजी दी है, दैट इज चारू मजूमदार। ओके, जो पर्टिकुलर एरिया में नक्सलिज्म स्प्रेड होता है उस एरिया को हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं। करंटली जो आपके ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है मेजरली वहां पे फोकस है, बट इन रिसेंट ईयर्स एटलीस्ट सिंस 2008 हमने नक्सलिज्म को बहुत कंट्रोल कर दिया है। और अब ये आपका कुछ ही स्टेट्स के अंदर में, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में ही आपका अफेक्ट करता है, जिसमें करंटली इट इज छत्तीसगढ़ जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड एरिया है, जिसमें जो इसका दंतेवाड़ा रीजन है, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द हॉटबेड ऑफ नक्सलिज्म राइट नाउ। ओके, तो ये छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। इसके बाद हमने एंटी नक्सल ऑपरेशंस करे हैं, वो कौन कौन से हैं? तो सीआरपीएफ इज अ मेन फोर्स जो इसमें फाइट कर रही है। ओके, इनकी एक एलिट कोबरा बटालियन है जो बेसिकली ट्रेन करी गई है टू फाइट द नक्सल्स ओनली, जंगल वॉरफेयर, गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए जो ट्रेन करी गई है सीआरपीएफ की पर्टिकुलर एलिट फोर्स, दैट इज अ कोबरा बटालियन। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो क्रिएटेड देयर ओन स्पेशल यूनिट्स। द मोस्ट फेमस वन इज अ ग्रे हाउंड व्हिच इज इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था उन्होंने ग्रे हाउंड्स क्रिएट करा था। सो दिस हैज आल्सो बीन वेरी सक्सेसफुल इन डूइंग एंटी नक्सल ऑपरेशन। इसके अलावा जो सबसे प्रॉपर हमने सिक्योरिटी हंट स्टार्ट किया था, दैट वाज ऑपरेशन ग्रीन हंट। ओके, ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में हमने इनिशिएट करा था और ये अब तक का सबसे सक्सेसफुल काउंटर इंजर्सी ऑपरेशन है। बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत कोऑर्डिनेटेड वे में, बिकॉज नक्सल्स अपने बीच में कोऑर्डिनेट कर रहे थे डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो यहाँ पर भी जितने भी आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने अंडर ऑपरेशन ग्रीन हंट कोऑर्डिनेट करना स्टार्ट करा और जो नक्सल फोर्सेस का पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है उसको वीकन डाउन करना स्टार्ट करा। ओके, सो दीज वर द सिक्योरिटी प्रोग्राम। बट इसके अलावा हमने डेवलपमेंटल पर्टिकुलर वर्क्स पे भी यहां पे ध्यान दिया है। और एक नीति आयोग का प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, नीति आयोग का, and this has been this is playing a very important role in improving the developmental needs and the administration needs of these particular affected districts। तो ADB प्रोग्राम के अंदर में जो इंडिया की सबसे ज्यादा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 100 डिस्ट्रिक्ट को हमने उसमें सेलेक्ट किया था, जिसमें मेजॉरिटी नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो ADB प्रोग्राम जो है दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग इन इम्प्रूविंग द और इन प्रोवाइडिंग देम विद एडमिनिस्ट्रेटिव एंड डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो। ओके, इसके अलावा एक कंट्रोवर्शियल इनिशिएटिव विद सलवा जुदुम का जो 2005 के अंदर में छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, जिसके अंदर में जो वहां की लोकल सिविलियन पॉपुलेशन है उन्हीं को ही आर्म ट्रेनिंग दी जा रही थी। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2011 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, स्टेटिंग कि जो ये नक्सलिज्म है, नॉट एक्सलम, ये जो सलवा जुदुम है ये एक सिविलियन फोर्स है और इंडिया की डेमोक्रेसी कंट्री के अंदर में आप सिविलियंस को यहाँ पे आर्म्ड नहीं कर सकते हो। इस बेसिस पे सलवा जुदुम को आपको एक कंट्रोवर्शियल मान लिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री टू विजिट दिल्ली फॉर टॉक्स ऑन ब्रह्मोस। तो यहाँ पे इंडोनेशिया जो है वो बहुत टाइम से हमारे साथ नेगोशिएट कर रहा है विथ रिगार्ड टू गेटिंग डिलीवरी ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल। तो इंडिया जो है अब
although India is one of the major importers of defense products, but in the last few years we have also started to export a lot of our defense project, जिसके अंदर में जो हमारा शोकेस प्रोजेक्ट है वो है हमारा ब्रह्मोस मिसाइल. ओके, देयर इज ऑलरेडी वन कंट्री जिसको हम एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं, एंड इस बार का जो हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है डिफेंस का, उसमें बहुत बड़ा रोल इस पर्टिकुलर ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट पे भी है. Okay, so BrahMos missile is very important for us, specifically for one more important reason, that is कि this was one of the primary missile utilized by our army or our armed forces during Operation Sindoor also. Okay, तो BrahMos missile is what? So it is a supersonic cruise missile. Okay, supersonic यानी 1 मैक से लेके 5 मैक के बीच में इसकी स्पीड होती है. Okay, तो इसकी स्पीड है कोई अराउंड 2.8 मैक. ओके, 3 मैक के अराउंड की स्पीड हो गई. सो इट इज अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ एंड योर रशियाज एनपीओ मासिनो त्रेनिया. ओके, तो ये दो कंपनीज हैं जिन्होंने मिलके ब्रह्मोस एक पर्टिकुलर और ब्रह्मोस करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाती है. इट इज नेम्ड आफ्टर 2 रिवर्स, ब्रह्मपुत्र रिवर ऑफ इंडिया एंड मॉस्कवा, जिसके बैंक्स पे मॉस्को पर्टिकुलर सिटी है, मॉस्कवा, दैट इज द अदर रिवर. तो उसी पर्टिकुलर दोनों नाम को यहाँ पे कंबाइन करके उनकी संधि करके आपका ये पर्टिकुलर नाम बनाया गया है. इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ऑपरेशनल क्रूज मिसाइल इन द वर्ल्ड. सो करंटली जो क्रूज मिसाइल आपके वॉर में यूटिलाइज करी जाती है उसमें वन ऑफ द फास्टेस्ट है. नेवल वर्जन जो इसका है दैट इज द फास्टेस्ट. तो ये तो प्रूव्ड है, नेवल वर्जन जो है जो हम शिप से लॉन्च करते हैं दैट इज द फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल. ओके, अप्रोक्सीमेटली मैक 2.8 है विच आई ऑलरेडी टोल्ड, इसलिए वो सुपरसोनिक हो गया. अगर मैक 5 से ज्यादा स्पीड होती है तो यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, अगर मैक 5 से ज्यादा है तो फिर उसको क्या बोला जाता है. ओके, इनिशियली इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर है. तो जो हम एक्सपोर्ट करते हैं मिसाइल उसकी रेंज होती है 290 किलोमीटर. ओके, इसके अलावा विच इज द फर्स्ट कंट्री जिसको हम इसको बेच रहे हैं, सो दैट कंट्री इज फिलीपींस, जिसको हम बेच चुके हैं. इसके अलावा इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, these countries have also shown interest in buying this particular thing. One of the interesting fact about this missile is कि ये आपके मल्टीपल जगहों से लॉन्च किया जा सकता है. आप इसको लैंड से अटैक कर सकते हो, इसको आप शिप से थ्रू अटैक कर सकते हो, आप एयरक्राफ्ट पे इसको पुट कर सकते हो, और इसको आप सबमरीन से भी आप इसको लॉन्च कर सकते हो, और ये आपका हर जगह से सक्सेसफुली लॉन्च हो पाया है. ओके, सो दिस इज विथ रिगार्ड टू ब्रह्मोस मिसाइल. नेक्स्ट पे आते हैं एक पर्टिकुलर आर्टिकल आया. सो जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. इट्स अ रियली गुड आर्टिकल एंड इट टॉक्स अबाउट योर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, एंड इट इज बेसिकली मेकिंग अस अंडरस्टैंड कि जो हैप्पीनेस इंडेक्स होता है इसके अंदर में रैंकिंग किस तरीके से कंट्रीज को मिलती है. इज एवरीथिंग करेक्ट इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग, या इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी है. व्हाट आर द प्रोज ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंकिंग्स, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ दिस रैंकिंग, how can India improve its ranking in this particular index. Okay, तो ये तो है कि जो हम नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो रीड कर सकते हैं, एंड इवन जो इस साल भी कर रहे हैं इंग्लिश रीजनिंग के लिए, इफ यू वांट टू रीड अ गुड आर्टिकल तो आप ये रीड कर सकते हो. बट एट द सेम टाइम व्हाट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन इज द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, जो क्लैट और एलियट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है. जैसे कि सिंपल एक क्वेश्चन बनता है, पब्लिश कौन करता है, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है. स्पेसिफिकली अगर सेंटर भी पूछ लिया जाए तो वेलबिंग रिसर्च सेंटर है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो इसको पब्लिश करता है. ठीक है, कौन कौन से वेरिएबल यूज करते हैं. पहला है जीडीपी पर कैपिटा, तो टोटल जीडीपी को आपका टोटल पॉपुलेशन डिवाइड करके जीडीपी पर कैपिटा एक क्राइटेरिया होता है. सेकंड है सोशल सपोर्ट, विच मीन्स कि आपके नेबर्स हैं आपके, वो कैसे कि आपके हेल्पफुल होते हैं या नहीं होते. थर्ड इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ऑब्वियसली जो दिल्ली में है, एनसीआर में है, या इंडिया में कहीं भी है, पॉल्यूशन की वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है, तो दैट इज वन. नेक्स्ट इज फ्रीडम, कि भाई प्रेस का फ्रीडम कितना है, अदरवाइज यहाँ पे स्पीच एंड एक्सप्रेशन को फ्रीडम कितना है. जनरोसिटी, कि बेसिकली जनरोसिटी चेक की जाती है कि पब्लिक जो है वो कितना चैरिटी के लिए देती है. और व्हाट इज द करप्शन परसेप्शन, विच मीन्स नॉट एक्चुअल करप्शन बट लोगों का क्या परसेप्शन है विद रिगार्ड टू करप्शन. यानी कि आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा क्या है, सब्जेक्टिव है. ओके, व्हाई इट इज सब्जेक्टिव, बिकॉज करप्शन परसेप्शन हो गया, जनरोसिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ये सब क्या है, या सोशल सपोर्ट हो गया, ये सब क्या है, ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन माय परसेप्शन कि हाउ माय नेबर इज बिहेविंग.
ओके या हाउ मच करप्शन आई फील कि मेरी कंट्री के अंदर में। यस, जीडीपी पर कैपिटा या लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इनको तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं थ्रू अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, बट अदरवाइज ये जो सब है ये सब क्या है, ये सब आपके सब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। तो एक पर्टिकुलर फ्लॉ इसमें यही बताया कि इसमें क्राइटेरिया जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है एंड देयर इज अ वेस्टर्न बायस ऑल्सो। ओके, तो ये सब क्या है, ये सब दे आर इजी और दे आर वैल्यूड मोर इन योर वेस्टर्न सोसाइटी, इसलिए वहां के हिसाब से ये हैप्पीनेस इंडेक्स शायद ज्यादा बेटर सूटेड हो उनकी हैप्पीनेस को मेजर करने के लिए। बट एट द सेम टाइम देयर माइट बी अदर सोसाइटी जो अदरवाइज बहुत हैप्पी हो, बट इन पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ऊपर पे दे माइट नॉट बी स्कोरिंग वेल। ओके, लेकिन अगर हम ग्लोबल रैंकिंग देखते हैं उसमें एक चीज क्लियर है कि फिनलैंड is the happiest country and it has been the happiest one for the 8 consecutive years. Maybe they have very good stand-up comedians also. Okay, but anyway, bad joke aside, Finland is the first rank country for the 8 consecutive year और लास्ट रैंक क्या है सबसे अनहैप्पीएस्ट कंट्री अफगानिस्तान, एटलीस्ट सिंस 2021 जब से तालिबान ने टेक ओवर करा है, नेक्स्ट ईयर से ही सबसे सैड कंट्री या अनहैप्पी कंट्री आपकी अफगानिस्तान बन चुकी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंक क्या है? सो इंडिया की रैंक है 118। इंडिया का स्कोर क्या है? आउट ऑफ 10 वी हैव स्कोर्ड अ लो ऑफ 4.389। ओके, तो इंडिया का स्कोर क्या है? 4.389, बिकॉज ऑफ विच इंडिया इज एट 118। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली यू जस्ट डोंट नीड टू नो कि भाई हमारी रैंकिंग क्या है, हमें हमारे आस पड़ोस वालों की, हमारे पड़ोसी की रैंकिंग क्या है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे पॉवर्टी जो होती है वो रिलेटिव होती है ज्यादा, कि भाई मैं अपने आसपास के अकॉर्डिंग वालों से, जो मेरी सोसाइटी उसके अकॉर्डिंग क्या कमाता हूं, उससे मुझे पता पड़ता है कि मैं रिच हूं या पुअर हूं। सिमिलरली शायद हैप्पीनेस भी मेरे पड़ोसी कितने खुश हैं उससे पता पड़ता है। तो मेरे जो ये पड़ोसी हैं, चाइना है, नेपाल है, इवन पाकिस्तान है, इट इज हैप्पियर देन अस, वहां की जो हैप्पीनेस है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। बट श्रीलंका या बांग्लादेश को देखते हैं तो वो लो है। बट इसमें हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अगर पाकिस्तान के केस के अंदर में ऐसा क्यों है कि वहां लोग ज्यादा हैप्पी हैं। सो वन ऑफ द रीजन जो ये पर्टिकुलर आर्टिकल भी देता वो ये है कि बिकॉज मे बी वहां के लोगों की एक्सपेक्टेशंस ही कम है। ओके, दे डोंट एक्सपेक्ट मच, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ एस्पिरेशंस बहुत आई हैं, सो वी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस की हमारे पास जो है उसमें भी हम खुश नहीं है, सो वी वांट मोर, बिकॉज एक एस्पिरेशनल इंडिया, एक यंग इंडिया है जो और भी चीजों की और भी बेटर लाइफ की डिमांड करता है। तो वन ऑफ द रीजन व्हाई इंडिया माइट बी रैंक्ड सो लोली इज बिकॉज की ऑल्दो वी आर मच बेटर ऑफ देन आर नेबर्स, बट स्टिल बिकॉज वहां पे एक्सपेक्टेशंस कम है, यहाँ एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा है, इसलिए वी आर रैंक्ड लोली। ओके, तो ये पर्टिकुलरली नेपाल, पाकिस्तान, चाइना से नीचे है, पर श्रीलंका, बांग्लादेश से ऊपर है। बट इसमें एक शॉकर भी रहा है, शॉकर इज द वन कि यूनाइटेड स्टेट्स है जो एक डेवलप कंट्री है, आपकी अदरवाइज अच्छी रैंकिंग्स आती थी, उसकी रैंक जो है वो ड्रॉप हुई है 224। तो डोनाल्ड ट्रंप के जब से 2 टेन्योर स्टार्ट हुए हैं तब से वहां पे जो हैप्पीनेस है वो भी कम हुआ है। सो नॉट जस्ट कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज अनहैप्पी हैं, इवन यूएस के अंदर में भी आपका जो डिप्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में एक और पर्टिकुलर आपका इंडेक्स आया है, तो उसके अंदर में आपका ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है जो सस्टेनेबिलिटी के बेसिस पे करती है। ओके, तो यहाँ पे दीज आर द ग्लोबल टॉप रैंकिंग्स। रैंक 1 इज द वन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड मोर ओवर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, इंडिया की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 200 में नहीं आई है। तो इस वजह से आपका जो ये पर्टिकुलर रैंकिंग है दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं, स्पेसिफिकली एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल। जो हाईएस्ट इंस्टीट्यूशन है वो है आपकी आईआईटी दिल्ली, जो इस साल रैंक 205 के ऊपर पे है। ओके, तो 205 के ऊपर पे लास्ट ईयर, जबकि ये आपके टॉप 100 में आ रही, टॉप 200 में आ रही थी, बट इस बार ये रैंक 205 के ऊपर पे है। ओके, सो दिस इज इंडियाज परफॉर्मेंस, सो ये भी कहीं पे आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट पे आते हैं, तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ही इज करंटली इन बेलम इन ब्राजील एंड ही इज पार्टिसिपेटिंग इन COP30। सो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उससे पहले एक इंडिया का पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पे ही इज अनाउंस्ड कि जो हमारे नेक्स्ट सेट ऑफ NDCs हैं वो हम 2035 के इस पर्टिकुलर 2030 में अनाउंस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हमें फिर से समझना पड़ेगा कि भाई ये NDCs क्या होते हैं, किस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में NDCs का डिसीजन हुआ था। तो सबसे पहले समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी COP हुई है वो है COP नंबर, आप बता दीजिए COP कौन सी है, जो पेरिस में हुई थी। ओके,
पेरिस के अंदर में हुई थी, सीओपी नंबर कौन सी और किस ईयर में हुई थी वो बताइए। हर बार मैं सवाल पूछता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यहां पे हमने फाइनलाइज करा पेरिस एग्रीमेंट, जिसमें हमने क्या डिसाइड करा कि वी वुड वांट टू नॉट इंक्रीज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस एंड वो ट्राई कि ये 1.5 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस ना हो। ओके, एंड इसके लिए हमने डिसाइड क्या करा कि हर कंट्री वॉलंटरली अपने एनडीसीज बनाएगा, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। मतलब हर कंट्री खुद से बता दीजिए भाई आपके क्या नेशनल गोल्स आप बनाना चाहते हो। ओके, तो यहां पे हर कंट्री को पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के अंदर में अपने एनडीसीज बताने थे। तो इंडिया ने भी अपने एनडीसीज जो थे वो पहले 22 में अनाउंस करे थे, उसके बाद उन्होंने अनाउंस करे थे ये आपके ग्लासगो के अंदर में, ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर में जो सीओपी कंडक्ट हुई थी। ओके, सो माय अपॉलॉजीज, ग्लासगो में जो हुए थे वो 2021 में हुए थे, नॉट 22 के अंदर में। 22 में हमने इसमें कुछ अपडेशन करा था। ओके, बट जो ये सीओपी थी ये वाली जो 2021 में ग्लासगो में हुई थी, वहां पे इंडिया ने अपने एनडीसीज वहां पे डिस्क्लोज करे थे, और वो जो पर्टिकुलर एनडीसीज है उनको हम बोलते हैं पंचअमृत। ठीक है, अब ये जो एनडीसीज हैं दीज वर नॉट सपोज टू बी अ वन टाइम गोल, हमें उसमें लॉन्ग टर्म गोल्स भी बताने थे बट एक शॉर्ट टर्म भी। जैसे मेरे को हमने जो आपकी ग्लासगो में अनाउंस करे थे, तो वी हैड गोल्स, स्पेसिफिक गोल्स टू बी अचीव्ड बाय 2030। एक गोल हमने 2070 का रखा है, नेट जीरो गोल, बट बाकी गोल्स हमें 2030 तक अचीव करने हैं। ओके, तो वो 5 पंचअमृत कौन से थे? तो उसमें से एक तो था नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी टू रीच 500। तो भाई जो हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी, जिसके अंदर में क्या आ गया, रिन्यूएबल एनर्जी आ गया, प्लस न्यूक्लियर पावर आ गया, लार्ज हाइड्रो पावर आ गया, तो 500 गीगावाट 2030 तक हम नॉन फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस करेंगे। सेकेंड इज नॉट जस्ट दिस, रिन्यूएबल एनर्जी से हम करीब 50% जो हमारा शेयर होगा एनर्जी प्रोडक्शन का 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी से होगा। ओके, थर्ड इज कि जो मेरा कार्बन एमिशन है उसको मैं रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा बाय 1 बिलियन टन बाय 2030, कि 2030 तक मैं 1 बिलियन टन तक कम करूंगा। नेक्स्ट इज कि जो मेरी एमिशन इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिवली कोई भी मेरी एक्टिविटी मेरा एमिशन करती है, उस इंटेंसिटी को भी मैं कम करने की कोशिश करूंगा बाय 45% बाय 2030। एंड फाइनली मेरा फिर गोल क्या है कि मेरा जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा एमिशंस में वो 2070 तक जीरो हो जाएगा। Okay, so these are my 5 पंचअमृत कमिटमेंट्स। Okay, however the good news is कि इन पांचों में से जो हमारा एक पर्टिकुलर गोल है, द गोल नंबर 2, वो हम पहले ही अचीव कर चुके हैं। सो 2025 के अंदर में हमारा जो ये सेकेंड गोल है 50% ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल शेयर, इस पर्टिकुलर गोल को हम अचीव कर चुके हैं। हाउ? सो अभी हमारा जो पर्टिकुलर टोटल हमारा एनर्जी प्रोडक्शन है उसके 50% से ज्यादा, मतलब करीब हम 500 गीगावाट्स, 500 से भी कम ही करें, 498 गीगावाट्स, करीब 256 गीगावाट हम नॉन फॉसिल फ्यूल से अभी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके हैं, विच मींस कि हमने जो ये 50% का गोल है फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी का, इसको अचीव कर दिया है। ओके, इन एनी केस आपको हर 5 इयर्स के अंदर में अपने एनडीसीज को अपडेट करना है। तो इंडिया ने यहां पे अनाउंस करा है कि इस पर्टिकुलर फॉरम के अंदर में पॉसिबली इंडिया अपने जो नेक्स्ट एनडीसीज होते हैं उनको अनाउंस करेगा। ओके, इसके अलावा पेरिस एग्रीमेंट जो है ये बेसिकली हर कंट्री को ये भी बेसिकली गाइडलाइन देता है कि आप हर 5 इयर्स के अंदर में अपना एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट रिलीज करिए, विच मींस कि आप खुद से हर 5 साल में नहीं, हर 2 साल में करना है आपको। आप हर 2 साल के अंदर में अपनी एक रिपोर्ट बताइए जिसके अंदर में आपकी क्या प्रोग्रेस हुई है एनडीसीज के ऊपर पे, उसके बारे में आप पर्टिकुलर जो सीओपी होती है उसको अनाउंस करेंगे। तो यहां पे इंडिया अपनी पहली बीटीआर बाइनियल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट कहां पे पब्लिश करेगा? वो पब्लिश करेगा इसी साल दिसंबर 25 में। तो अभी हमने कमिटमेंट दिया है कि इस साल के एंड तक हम हमारी पहली जो बीटीआर है उसको पब्लिश कर देंगे, जो वैसे तो पेरिस एग्रीमेंट में बाइनली करनी थी बट कंट्रीज 5-6 इयर्स के पीरियड के अंदर में करते हैं। ओके, सो दिस इज द रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, तो आपकी एक बहुत फेमस स्कीम है जो एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, इंश्योरेंस की स्कीम है, विच इज नोन एज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी जो क्रॉप्स होते हैं उनको एक यहाँ पे कंपलसरी इंश्योरेंस मिलता है अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, तो 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च करी थी एंड इट हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर द फार्मर्स। तो अगर कोई पर्टिकुलर डिजास्टर की वजह से या कोई नेचुरल डिजास्टर या फॉर सम रीजन अगर क्रॉप फेलियर हो जाता है तो ये एक सिक्योरिटी नेट की तरह वर्क करता है हमारे फार्मर्स के लिए।
ओके और इसके अंदर में यूजली आपका जो पर्टिकुलर कवरेज होता है वो प्री हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट दोनों के लिए ही होता है। फ्रॉम प्री सोइंग टू पोस्ट हार्वेस्ट स्टेजेस तीनों हर पर्टिकुलर स्टेज पे कवर करता है। और यूजली ये आपके जो नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क है कि अगर आप नॉर्मल रीजनेबल एक्शन लेके अगर प्रिवेंट कर सकते हैं तब तो ठीक है, बट अगर ये नॉन प्रिवेंटेबल कोई नेचुरल रिस्क होता है जैसे कि ड्राउट हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, हेलस्टॉर्म हो गया या पेस्ट अटैक हो गया, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपको फसल बीमा योजना के अंदर में आपको इंश्योरेंस का कवरेज मिल जाएगा। ओके, यू कैन गेट द इंश्योरेंस मनी। हाउएवर अगर कोई वाइल्ड एनिमल अटैक कर रहा था, जैसे लेट्स से एलिफेंट्स बेसिकली हैव बेसिकली एंटर्ड योर पर्टिकुलर फील्ड और उन्होंने वहां पे क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस नहीं मिलता था। तो अब क्या करा गया है, डिसाइड ये करा गया है कि नेक्स्ट पर्टिकुलर खरीफ सीजन से, खरीफ 2026 से यहाँ पे जो क्रॉप लॉस होगा बिकॉज ऑफ वाइल्ड एनिमल अटैक, इवन दैट वुड बी कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो यहाँ पे इसका जो कवरेज है उसको इंक्रीज करा गया है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ओके, अब नेक्स्ट पे फाइनल पे आ जाते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर बोथ योर क्लैट एंड एलेट एग्जाम, विच इज एज पर कैम्ब्रिज विच इज द वर्ड ऑफ द ईयर। ओके, तो हर साल डिफरेंट पर्टिकुलर डिक्शनरीज अपना वर्ड ऑफ द ईयर डिक्लेयर करती हैं और इस बार का जो वर्ड है, ऑल्दो दिस इज नॉट अ न्यू वर्ड, इट्स अ वेरी ओल्ड वर्ड, 1956 में आया था, विच इज अ वर्ड known as parasocial. Okay, parasocial. Okay, and what do you mean by parasocial? So it is in context of AI that usually people who are not otherwise very social, where they are finding companionship is through the AI, artificial intelligence. So for example, we had you have Siri in your particular iPhones. Now I have my Chat GPT, I have Grok. Okay, and I have many other platforms and there are specific AI platforms also जो which can mimic human emotions. तो ये जो particular platforms है ये human emotions को mimic कर पाते हैं। Okay, so many times जो कुछ लोग होते हैं जो otherwise social नहीं होते, anti social would not be, but not whatever is the word, you tell me the word कि भाई इसके लिए word क्या यूज होगा, a person who is not very social, तो वो लोग क्या है, वो कंपेनियनशिप कहाँ पे ढूंढ रहे हैं, इस AI के थ्रू में ढूंढ रहे हैं। Why? Because there is no judgment involved here। तो इस टाइप के एप्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे मार्केट में। इट इज पॉसिबल कि फ्यूचर के अंदर में जो लोग अदरवाइज इंटरेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, दे माइट फाइंड कंपेनियनशिप इन AI ऑल्सो। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप के कंपेनियनशिप को क्या बोला गया है, दिस फिनोमिना वुड बी कॉल्ड एज पैरासोशल। ओके, तो एक बहुत अच्छा इंडियन आपके एक्सप्रेस के अंदर में एक एडिटोरियल भी है इस वर्ड के ऊपर पे, और एक्सप्लेन सेक्शन में क्या है ये भी समझाया हुआ है। ओके, इट अपडेट्स दिस सितंबर टू इंक्लूड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विद AI। ओके, पैरासोशल मींस पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप विद AI। Okay, and this is what parasocial mean, although the word was coined in 56, but वापस से ये ट्रेंड के अंदर में आ चुका है। Okay, so this is with regard to the Cambridge word of the year। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस फ्रॉम बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई होप आपको ये इनिशिएटिव यूजफुल लगेगा। इन केस यू आर गिविंग एग्जाम दिस ईयर, इट्स ओके इफ यू आर नॉट एबल टू गिव टाइम, 2x पे देख लिया करें, जस्ट गो थ्रू, अगर कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसको लिखें एंड गेट डन विद इट। ओके, इस मैच का एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।